दोस्तों स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म स्टडी फाउंडेशन पर। देखो आज से हमारा जो नया बैच स्टार्ट होने वाला है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए है। इसमें यहाँ पर हम पूरे मैथ को कवर करने वाले हैं जो एकदम बेसिक से कवर करेंगे। ठीक है, आपको हर एक टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो हमारा पहला टॉपिक है वो है संख्या पद्धति, जिसको हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। देखो यहाँ पर आप मेरे बारे में बाकी यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, देखो संख्या पद्धति, देखो संख्याएं जो होती है ना इसको हम टू टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, देखो जब हम टू टाइप से कैटेगराइज करेंगे तो जो संख्याएं होती है एक तो वास्तविक संख्या होती है और दूसरा होती है मिश्र संख्या। ठीक है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब देखो जो वास्तविक संख्या होती है वो क्या होती है, इसमें मतलब हमारे पास में एक होल नंबर भी होता है, फ्रैक्शन नंबर भी होता है और जो हमारा अपरिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सब रियल मतलब वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, और जो मिश्र संख्या है, मिश्र संख्या क्या होती है कि जैसे आप एक काल्पनिक संख्या सुने होंगे। काल्पनिक संख्या क्या होती है कि जैसे हमारे पास में √4 है, मतलब √4 है तो आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हो ना। वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा ना। लेकिन अगर यही चीज़ यहाँ पर हो जाए -4 हो जाए तो वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हो इसका डायरेक्टली। तो वहाँ पर क्या आता है, हमारा काल्पनिक संख्या आता है। तो जब काल्पनिक संख्या मतलब इस टाइप का क्वेश्चन मतलब ये मिलेगा, यहाँ पर इस टाइप का नंबर मिलेगा वर्गमूल निकालने वाला, तो उसको हम किस में कंसीडर करेंगे, उसको हम मिश्र संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब देखो जो हमारा वास्तविक संख्या होता है ये परिमेय संख्या से मिलके बना होता है। ठीक है, और अपरिमेय संख्या से मिलके बना होता है। और सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। देखो परिमेय संख्या वो संख्या होता है कि जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर अंश, ठीक है, और बटा हर के रूप में जिस संख्या को हम लिख सकते हैं वो हमारा परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, क्या जो शून्य है ये एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो ऑब्वियसली है, क्योंकि हम यहाँ पर शून्य को शून्य अपॉन कोई भी संख्या लिख सकते हैं, मतलब 0 छोड़ के कुछ भी लिख सकते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगा, शून्य आएगा। ठीक है, तो वो भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। समझा परिमेय संख्या क्या होता है? ठीक है, अब जैसे अगर हम 2 की बात करते हैं, क्या 2 एक परिमेय संख्या है? यस, क्योंकि 2 के नीचे क्या है, 1 है ना, तो इसको हम हर और अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी क्या होगा, हमारा एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, सेकेंड होता है कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। देखो अपरिमेय संख्या ये होता है कि जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, मतलब जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, जिससे √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, ये सब हमारे क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्या जो √4 है ये अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है? तो आप बोलोगे √4 का स्क्वायर मतलब वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। अब अभी मैंने क्या बताया, 2 क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है ना, तो 2 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। कहने का मतलब ये है कि जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं या घनमूल निकाल सकते हैं वो संख्या क्या हो जाएगा, वो एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या समझा क्या होता है, अपरिमेय संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो हमारा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पर एक पूछोगे, बोलोगे कि जैसे पाई है ना, अब पाई को आप बोलोगे कि 22/7 ऐसे हम लिख सकते हैं ना पाई की वैल्यू। तो देखो लेकिन जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो ये क्या होगा, ये एक टर्म मतलब एक मतलब शांत नंबर नहीं होगा। ठीक है, मतलब इसका रिमाइंडर ये कभी डिविजिबल नहीं होगा, इसका जो शेषफल होगा वो कभी 0 आएगा नहीं, तो ये एक क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो परिमेय संख्या भी, इसको भी हम फर्दर 2-3 भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक हमारा इंटीजर होता है और एक हमारा फ्रैक्शन होता है जिसको हम भिन्न बोलते हैं। ठीक है, देखो पूर्णांक क्या होता है, सबसे पहले पूर्णांक ये होता है ना कि जो भी हमारा नंबर होता है, होल नंबर आप बात करोगे, ठीक है, मतलब -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं, मतलब होल नंबर, उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। जैसे यहाँ पर आपने जब नंबर लाइन देखा होगा
बीच में क्या होता है, 0 होता है, और इस साइड में 1 होता है, इस साइड में 2 होता है, इस साइड में 3 होता है। ये कहाँ तक जाता है, प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। और इसके पहले 0 के पहले क्या होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, और ये कहाँ तक जाता है, माइनस इनफाइनाइट तक। तो इसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो ऋण वाला भाग होगा उसको हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे, और जो 0 वाला होगा, मतलब 0 को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे, तटस्थ बोलेंगे। और जो हमारा धन वाला होगा उसको हम क्या बोलेंगे, धनात्मक संख्या बोलेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो कि जैसे यहाँ पर प्राकृतिक संख्या क्या होती है। देखो प्राकृतिक संख्या ये होती है कि 1 से जितने भी नंबर स्टार्ट होते हैं, मतलब 1 से अनंत तक जो भी नंबर होता है उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, एंड सो ऑन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। और होल मतलब पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में जब हम 0 भी ऐड कर देते हैं, मतलब 0 के साथ में जब काउंट करेंगे तो वो क्या होता है, हमारा प्राकृतिक पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। मतलब 0 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा, ठीक है। इतना समझा। अब इसके बाद में सेकंड होता है फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन में क्या होता है ना कि एक हमारा उचित फ्रैक्शन होता है। उचित फ्रैक्शन में क्या होता है कि अगर हमारा हर की वैल्यू जो अंश है उससे ज़्यादा होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उचित भिन्न बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो अंश कितना है, 1 है, और हर कितना है, 3 है। तो देखो हर की वैल्यू क्या है, अंश से बड़ी है ना। जब हर की वैल्यू अंश से बड़ी होगी तो वो उचित भिन्न होगा, ठीक है। और इसके बाद में सेकंड होता है अनुचित भिन्न। इसमें क्या होता है ना, जब अंश बड़ा होगा हर से, ठीक है। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 बड़ा है ना, मतलब अंश बड़ा है हर से। यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 4 है, तो 7 बड़ा है 4 से, मतलब अंश बड़ा है हर से, तो उसको हम अनुचित भिन्न बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में मिश्रित भिन्न क्या होता है। देखो मिश्रित भिन्न ये होता है ना कि जैसे हमारे पास में कोई भी नंबर है, जब उसको हम इस तरह से लिखते हैं, आप इसको बोलोगे 37 सही 1/5, तो हमारा क्या होता है, मिश्रित भिन्न हो जाता है, ठीक है। अब देखो मिश्रित भिन्न में हम कैसे लिखते हैं, तो देखो मिश्रित भिन्न में लिखने का तरीका जो होता है हमारे पास में, जैसे यहाँ पर है 15 है, और जब इसको हम 4 से भाग करेंगे तो इसको मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे, तो आप सिंपल से क्या करना, 4 को मतलब 4 से 15 को 4 से भाग कर देना, तो 4 × 12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 4 × 12 लिखोगे तो 15 में से 12 जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है, ठीक है। तो जो ये वाला 3 होता है, ये वाला ऊपर वाला, इसको हम सामने लिखेंगे, ठीक है। और जो ये शेषफल आया है इसको हम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे, और जिससे हमने भाग किया, मतलब भाजक जिसको बोलते हैं ना, ये भागफल जो होता है, मतलब भाज्य जो होता है, यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, ठीक है। तो 3 सही 3/4, यही हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रित फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। मिश्रित भिन्न उसको हम बोलेंगे। और एक हमारा होता है मिश्र भिन्न, जिसमें ऐसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, मिश्र फ्रैक्शन बोलेंगे, मिश्र भिन्न बोलेंगे, ठीक है। अब देखो जो हमारा प्राकृतिक संख्या होती है ना, प्राकृतिक संख्या को हम आगे भी 2 भागों में हम बांट सकते हैं। एक होता है कि 2 के साथ विभाज्यता के आधार पर, ठीक है। मतलब देखो प्राकृतिक संख्या में होता है, एक तो सम संख्या होगा, एक विषम संख्या होगा, ठीक है। तो सम संख्या क्या होता है, सम संख्या वो संख्या होता है कि जो 2 से भाग करने पर पूरी तरह से कट जाता है, उसको हम सम संख्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया और 12 हो गया, ऐसी संख्या, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे, ठीक है। और विषम संख्या क्या होता है कि जो संख्या 2 से भाग देने पर उसका शेषफल 0 नहीं आता है, उसको हम विषम संख्या बोलते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इस सब संख्या को हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे, ठीक है। अब देखो विभिन्न गुणकों की संख्या के आधार पर कैसे कैटेगराइज करेंगे। देखो एक अभाज्य संख्या होता है जिसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, एक होता है संयुक्त संख्या होता है, ठीक है। देखो अभाज्य संख्या क्या होता है ना, अभाज्य संख्या जो 1 से भाग देने पर कट जाता हो और खुद से भाग देने पे कटता हो, उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। मतलब जैसे किसी भी नंबर से नहीं होगा, या तो 1 से होगा या फिर खुद से होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे।
ठीक है। जैसे 11 भी हो गया ना, 11 क्या है, एक अभाज्य संख्या ना। 11 किससे होगा, एक तो 1 से भाग देने पर कट जाएगा और एक 11 खुद से भाग देने पर कट जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है। एक होता है संयुक्त संख्या। क्या होता है, देखो कंपोजिट नंबर जो होता है ना, वो क्या होता है, जिसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट संख्या बोलेंगे। जैसे अभी जैसे यहाँ पर 4 है ना, अब बताओ 4 कौन कौन से संख्या से भाग देने पे कट जाएगा, एक तो 1 से हो जाएगा, दूसरा 2 से हो जाएगा और ये 4 से होगा ना। 4 से भाग देने पर मतलब इन तीनों संख्या से भाग देने पर 4 पूरी तरह से कट जाएगा, तो उस संख्या को हम क्या बोलेंगे, संयुक्त संख्या बोलेंगे। ठीक है, मतलब जिसके गुणनखंड कितने होने चाहिए, 2 से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, संयुक्त संख्या बोलेंगे। ठीक है, इतना समझा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ हमारे पास में कुछ कंक्लूजन निकल के आता है कि जैसे यदि ए और बी कोई दो प्राकृतिक संख्या हो तो ए बी क्या होगा। अब जैसे ए बी कोई दो प्राकृतिक संख्या हो, अगर हम एक 5 मान लेते हैं और एक 6 मान लेते हैं, ठीक है, 5 6। अब ये बताओ 5 6 ए बी, मतलब जब ऐड करेंगे ए प्लस बी तो 11 आएगा ना, तो 11 भी क्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा ना, तो a प्लस बी क्या होगा, हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा। ठीक है, जब a माइनस बी की बात करेंगे तो देखो a माइनस बी मतलब a माइनस बी मतलब 5 माइनस 6 करेंगे, 5 माइनस जब 6 करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा -1। अब क्या -1 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये मतलब हमेशा तो प्राकृतिक संख्या नहीं आएगा, लेकिन कुछ केसेस में प्राकृतिक संख्या आ जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखेंगे 6 को पहले कर देते हैं और 5 को बाद में कर देते हैं, तो 6 माइनस 5 क्या मिल जाएगा, 1, और 1 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। ठीक है, और a इंटू बी, जब a और b को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, अब देखो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है, मतलब 5 है और 6 को जब गुणा करेंगे, 5 गुणे 6 तो कितना आएगा, 30। तो क्या 30 एक प्राकृतिक संख्या है, तो यस, तो 30 भी एक प्राकृतिक संख्या होगा, मतलब a गुणे b करेंगे तो भी क्या होगा, एक प्राकृतिक संख्या होगा। ठीक है, और भाग देने पर क्या वो भी प्राकृतिक संख्या होगा, तो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप 5 को 6 से भाग करोगे तो क्या ये प्राकृतिक संख्या आएगा, नहीं। ठीक है, तो ये हमेशा नहीं आ सकता, कुछ केसेस में आ सकता है। ठीक है, जैसे अगर हमने a को 30 ले लिया और नीचे 6 ले लिया, ठीक है, तो ये क्या आएगा, 5 आएगा, तो 5 एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो ये हमेशा नहीं आएगा, कुछ केसेस में हो सकता है। ठीक है, और a की पावर b, जैसे हमारे पास में 2 है, 2 की पावर मतलब देखो a और b दोनों प्राकृतिक संख्या है, तो 2 भी क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और b भी क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पर हम 3 कर देते हैं, तो इसका गुणनफल इसका कितना हो जाएगा, घन इसका निकालेंगे 2 की पावर 3 का, तो ये 8 हो जाएगा ना। तो 8 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, यस, तो ये भी क्या होगा, ऑलवेज मतलब हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर a और b कोई दो पूर्णांक हो तब क्या होगा भाई। अब देखो a और b कोई भी पूर्णांक है, तो जैसे पूर्णांक मतलब क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी संख्या होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो चलो हम a की वैल्यू मान लेते हैं 3 मान लेते हैं और b की वैल्यू मान लेते हैं -5। ठीक है, तो a प्लस बी करके देखते हैं तो कितना आएगा, a प्लस बी, तो 3 -5 कितना हो जाएगा, -2। तो -2 क्या है, एक पूर्णांक है कि नहीं है ना, तो ये भी क्या होगा, ऑलवेज मतलब हमेशा एक पूर्णांक ही मिलेगा। ठीक है, अब जब a माइनस बी की बात करेंगे, अब देखो यही ले लो, तो a की वैल्यू कितना था, 3 था, और b की वैल्यू -5 था, तो माइनस पहले से है और -5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 होगा। तो 8 क्या एक पूर्णांक है, यस, तो ये भी क्या होगा, हमेशा एक पूर्णांक होगा। ठीक है, अब गुणा वाला करके देखते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पर 3 था और b की वैल्यू कितना था, -5 था। ठीक है, तो जब इसको गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, -15 आएगा ना, तो -15 भी क्या है, एक पूर्णांक है, तो ये भी क्या होगा, हमेशा एक पूर्णांक मिलेगा। ठीक है, और जब हम भाग करके देखते हैं तो देखो यहाँ पर 3 था और b को b से भाग कर रहे हैं ना, तो मतलब -5 से भाग करेंगे तो क्या ये पूर्णांक आएगा, नहीं, ये तो भिन्न आएगा ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमेशा नहीं होगा, कुछ केसेस में हो सकता है। ठीक है, जैसे कुछ कौन सा केसेस होगा, जैसे हमने यहाँ पर 3 की जगह पर 30 ले लिया,
ठीक है, और 5 तो 5 रहेगा मान लेते हैं। तो देखो 5 6 जा कितना आ गया 30 हो गया, मतलब 5 छक्का 30, तो -6 आ गया ना। अब -6 क्या होगा, एक पूर्णांक है कि नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ केसेस में हो सकता है बट हमेशा नहीं होगा, ठीक है। अब a की पावर b देखो, अब जैसे हमने मान लिया a की पावर कितना है, a कितना था हमारा, a को हमने 2 मान लेते हैं और b को -2 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर करके देखते हैं तो 2 मतलब a की पावर b लिखा ना, a मतलब 2 और b की पावर मतलब b की घाते -2, तो यहाँ पर -2 लिखोगे, ठीक है। तो 2 की घाते -2, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 की घाते 2, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। अब क्या 1/4 ये हमारा पूर्णांक है नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हाँ कुछ केसेस में हमें पूर्णांक मिल सकता है। कैसे मिलेगा, जब हम देखो वो कौन सा केस होगा, जिससे हमने a की वैल्यू 2 ले लिया और b की वैल्यू माइनस की जगह पर हमने +2 कर लिया, तो बताओ 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 एक पूर्णांक है कि नहीं है, यस 4 एक पूर्णांक है, ठीक है, समझा। तो ये कुछ केसेस में होगा और कुछ केसेस में नहीं होगा, ठीक है। ये डिवाइड वाला और ये a की घाते b वाला, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हमारे पास में a और b कोई दो परिमेय संख्या हो, तो परिमेय संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जिसको हम अंश अपॉन अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। अब देखो जब परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ में जोड़ोगे तो भी क्या होगा, वो हमेशा परिमेय संख्या मिलेगा, ठीक है। जब घटाओगे तो भी क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या मिलेगा, गुणा करोगे तब भी एक हमेशा परिमेय संख्या मिलेगा। लेकिन जब भाग करोगे ना तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो परिमेय संख्या ही मिले, ठीक है। और जब a की पावर b लिखोगे तो भी क्या होगा, हमेशा एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है कि यदि a और b अपरिमेय संख्या हो तो। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या ये होता है कि जिसको हम मतलब अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। और उसमें भाग देने पर उसका जो शेषफल होता है वो कभी 0 नहीं आता है। जैसे आप 22/7 को जब भाग करोगे ना तो जो इसका शेषफल है वो 0 नहीं आएगा, तो उस टाइप की संख्या को हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है, अपरिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। अब देखो जब अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ में ऐड करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। कैसे, जैसे √3 ले लिया हमने और प्लस √5 ले लिया, तो ये भी क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो भी क्या होगा, हमारा एक हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलेगा, ठीक है। जब घटाएंगे तब भी हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगा। लेकिन जब गुणा करेंगे, ठीक है, जब गुणा करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है अपरिमेय संख्या मिले, ये एक परिमेय संख्या भी मिल सकता है, ठीक है। कैसे, कि जैसे हमारे पास में √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम √2 को √2 के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब गुणा कर देते हैं, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ में गुणा कर देते हैं, तो ये क्या मिल जाएगा, मतलब √2 क्या मिल जाएगा, √4 हो जाएगा। अब बताओ 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। तो ये हमेशा नहीं होगा, कुछ केसेस में होगा और कुछ केसेस में नहीं होगा, ठीक है। जैसे किस केसेस में नहीं होगा, जैसे हमने 5 ले लिया, 5 एक अपरिमेय संख्या है और 3 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब दोनों को गुणा करेंगे तो √15 आ जाएगा। अब √15 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर परिमेय संख्या मिल रहा है, यहाँ पर अपरिमेय संख्या मिल रहा है, तो कुछ केसेस में अपरिमेय मिल सकता है, कुछ केसेस में परिमेय संख्या मिल जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पर भी है कि अगर हम a मतलब एक अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग करेंगे तो भी हमेशा क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगा, ठीक है। इसके लिए कुछ केसेस में होगा, तो आप इसको नोट भी कर सकते हो, ठीक है। और बाकी इसका जो PDF है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो युग्म अभाज्य संख्या क्या होती है, मतलब युग्म अभाज्य संख्या ये होता है ना, पहले बताओ अभाज्य संख्या मैंने बताया क्या होता है, जिसके गुणनखंड कितने होने चाहिए, सिर्फ 2 होने चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। अभाज्य संख्या या तो 1 से भाग देने पे कट जाता है या फिर खुद से भाग देने पे कट जाता है, तो उस संख्या को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखो युग्म मतलब क्या है कि 2 साथ में होने चाहिए,
मतलब एक का गैप होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 3 और 5 ले लिया, ठीक है, दोनों के बीच में गैप कितना है, एक का है ना, 4 का मतलब 4 ही है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक युग्म आभाज्य संख्या बोलेंगे। और क्या होगा, 7 9 9 तो नहीं होगा ना, क्योंकि 3 3 9 9 तो कट जाता है ना 3 से, तो 9 नहीं होगा। आप यहाँ पर 11 ले सकते हो, 11 ले सकते हो, 13 ले सकते हो। देखो ये दोनों में कोई नहीं करेगा ना, दोनों दोनों के बीच में सिर्फ एक का गैप है ना, वो भी 12 का, 12 का गैप है, तो ये क्या होगा, युग्म अभाज्य होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, अगर हम 17 लेते हैं और 19 लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, एक युग्म अभाज्य संख्या हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, अगर हम 29 लेते हैं और 31 लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, युग्म अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो समझा इतना। तो देखो आपको 1 से लेकर 100 तक, मतलब 1 से लेके 100 तक जितने भी युग्म अभाज्य संख्या है आप उसको लिख लो और उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। ठीक है, तो समझ में आया युग्म अभाज्य संख्या क्या होते हैं। इसके बाद में होता है रामानुजम संख्या क्या होता है। जैसे कोई भी संख्या है वह छोटी से छोटी संख्या जिसको हम घनों के, ठीक है, कोई भी नंबर है घनों के योग के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे कि 1729 है, ठीक है, ये नंबर है, इसको हम और भी दो घन के रूप में, घन के योगफल के रूप में अगर हम लिख सकते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रामानुजम संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर हम 1000 में 729 को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा, 1729 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलोगे मिलेगा। अब बताओ 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 के घाते 3 लिख सकते हैं, और 729 को क्या लिख सकते हैं, 729 को लिख सकते हैं 9 के घाते 3। तो देखो दो संख्याओं को उनके घनों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रामानुजम संख्या हो जाएगा, ठीक है। या इसको एक तरह से और भी लिख सकते हो कि जैसे 1729 मतलब 1729 है, अगर हम 12 का क्यूब कर देते हैं प्लस 1 का क्यूब कर देते हैं तब भी तो मिल जाएगा ना। 12 का घन कितना होता है, 1728 होता है, ठीक है, 1728 और प्लस 1 करेंगे तो ये भी कितना मिल जाएगा, 1729 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस संख्या को हम क्या बोलेंगे, रामानुजम संख्या बोलते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक देखो हमारे पास में होता है दशमलव का प्रसार, ठीक है। दशमलव को हम किस तरह से प्रसार कर सकते हैं, तो सबसे पहले इसको हम दो टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है हमारा शांत दशमलव प्रशांत, एक होता है अशांत दशमलव प्रशांत। देखो शांत में क्या होता है ना कि जब हम भाग करते हैं तो उसका अगर शेषफल 0 आता है, हो जाता है, तो उसको हम शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर 6 को भाग कर रहे हो, किससे, 5 से भाग कर रहे हो, ठीक है। अब देखो 6 को भाग करो 5 से तो कितना हो जाएगा, 5 1 के 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। जब 6 में से 5 को निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर नहीं जाएगा ना, तो यहाँ पर हम दशमलव लगा सकते हैं और इसको 10 लिख सकते हैं ना, मतलब एक 0 बढ़ा सकते हैं ये यहाँ पर, तो 5 दूनी 10, तो ये क्या हो जाएगा, 10 मिल जाएगा, कट गया ना, मतलब यहाँ पर जो शेषफल है वो क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे। अब देखो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास में कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को जब आप हर से भाग कर रहे हो, भाग करने के बाद में अगर उसका शेषफल 0 आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे चेक कर सकते हैं किसी भी नंबर का, अगर हर में, मतलब अगर हर यहाँ पर हर में 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का बन रहा है, कि रूप का बन रहा है, तो वो हमारा शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। आप कैसे इसको चेक कर सकते हो, अब देखो यहाँ पर हर कितना है, हर 5 है ना, हर 5 मतलब इसको कैसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पर 2 नहीं है ना, 2 तो नहीं है, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते, 5 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 को हम लिख सकते हैं 2 की घाते 0 और इनटू गुणे 5 की घाते 1, ठीक है। तो देखो इस रूप का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जब इस रूप का बन रहा है तो ये शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। यहाँ पर m की वैल्यू 0 हो जाएगा और n की वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं कि जैसे हमारे पास में है 6/20 ले लेते हैं, ठीक है।
अब जब 6/20 लिखोगे तो ये इसमें ये क्वेश्चन है कि क्या ये शांत दशमलव प्रसार होगा कि नहीं होगा। तो देखो 20 को हम क्या, सबसे पहले हर देखो, हर मतलब यहाँ पर कितना है, 20 है। तो 20 को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, मतलब 2 की पावर m गुणे 5 की घाते n के रूप में लिख सकते हैं क्या। तो देखो 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गुणे 2 4 5 20, ठीक है, मतलब 2 की घाते 2 हो जाएगा और 5 की घाते 1, ठीक है। तो 2 की घाते 2, मतलब देखो यहाँ से इसको इससे तुलना करो, 2 की घाते m, 2 देखो सेम है, m की वैल्यू कितना है, 2 है, और 5 भी सेम है, और n की वैल्यू 1 है, मतलब इस रूप में लिख सकते हैं ना। तो ये भी क्या होगा, एक शांत दशमलव प्रसार होगा। जब आप इसमें भाग करोगे ना तो इसका भी जो शेषफल होगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इसमें क्या होता है ना कि जब आप किसी भी संख्या से भाग करोगे, ठीक है, तो उसमें दशमलव जो शेषफल होता है वो 0 नहीं आना चाहिए, और एक टाइम के बाद में वो रिपीट होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार बोलेंगे। जैसे आप अगर मान लेते हैं कि आप 6 को, ठीक है, 3 से भाग कर रहे हैं, ठीक है, 3 से मत बोलो, यहाँ पर आप बोलो कि जैसे आप 10 को 3 से भाग कर रहे हो, ठीक है। तो देखो आप सिंपल सा पहले ये बता सकते हो कि क्या यहाँ पर भाग देने पर क्या आएगा। देखो अब यहाँ पर भाग करके देख सकते हो, 3 10 में भाग करोगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ठीक है, और 10 में से 9 जाएगा 1 मिलेगा, यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर हम 0 बढ़ाएंगे, तो 3 त्रिका 9, ठीक है, फिर से 9 आएगा और यहाँ पर 10, मतलब ये ऐसा आता रहेगा ना, 3.333 ऐसे आता रहेगा, मतलब इसका शेषफल जो है वो 0 नहीं आएगा। तो उस केस में क्या होगा, ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। या तो आप भाग करके देख लो, या तो जो ये वाला फार्मूला नहीं था 2 की पावर m से भी चेक कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हर कितना है, हर यहाँ पर 3 है। अब बताओ 3 को क्या हम 2 की पावर 0 मतलब 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं, कभी नहीं लिख सकते ना। जब हम इसको लिख ही नहीं सकते हैं तो ये क्या होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। अगर लिख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अब छोटी संख्या व बड़ी संख्या क्या होती है, ठीक है। देखो अभी मैं पूछूं कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, एक अंकों की, तो आप बोलोगे एक अंकों की 0 होती है, और एक अंकों की, यहाँ पर छोटी लिख देता हूँ, छोटी संख्या, ठीक है, और ये बड़ी संख्या, और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होती है ना, ठीक है। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, और सबसे बड़ी संख्या कितना होती है, 99 होती है, ठीक है। और 3 अंकों की कितना होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखो 2 अंकों की कितना होती है सबसे बड़ी संख्या, 99, उसके बाद में 100, 100 में कितने अंक होते हैं, 3 अंक होते हैं ना। देखो 100 में कितने अंक होते हैं, 1 2 3, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है, ठीक है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होती है, 999, ठीक है। अब 4 अंकों की बात करेंगे तो 4 अंकों की 1 0 और बढ़ा देना, मतलब ठीक है, और यहाँ पर एक 9 और बढ़ा देना, तो ये बड़ी संख्या मिल जाएगा, ठीक है, और ये छोटी संख्या मिल जाएगा, ठीक है। अब 5 अंकों की, देखो 5 अंकों की, यहाँ पर 3 0 है तो 1 0 और बढ़ा देना, 1 2 3 4 0 हो गया, और यहाँ पर एक 9 और बढ़ा देना, तो ये 5 अंकों की बड़ी संख्या मिल जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाजकता का नियम क्या होता है, मतलब आप बिना डिवाइड किए, मतलब बिना भाग दिए आप कैसे चेक कर सकते हो कि कौन संख्या 2 से भागफल देने पर कट जाती है, मतलब 2 से भाग देने पर उसका जो शेषफल है वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो आप बिना डिवाइड किए, बिना भाग किए आप बता सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 के लिए जानते हैं कि 2 के लिए 2 का नियम, मतलब 2 के लिए हम कैसे चेक करेंगे कि कौन सा संख्या 2 से क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, ठीक है। मतलब जितने भी सम संख्या होती हैं, मतलब सभी सम संख्या 2 से कट जाएंगी, ठीक है, 2 से
भाज्य होती हैं। ठीक है, सभी सम संख्या 2 से भाज्य होती है। ठीक है, मतलब जैसे किसी भी संख्या के अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, वो 2 से भाज्य होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोला कि 5, 6, 2, क्या ये 2 से भाज्य होगा? तो यहाँ पर लास्ट वाला देखो कितना है, 2 है ना, मतलब इसमें आ रहा है ना इस टेबल में, तो ये भी क्या होगा, 2 से भाज्य होगा। अब क्या यहाँ पर 71 लिखा, क्या 71 2 से भाज्य होगा? तो यहाँ पर देखो लास्ट वाला देखो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो 1 इसमें नहीं है, तो ये 2 से भाज्य नहीं होगा। ठीक है, जब हम 3 से बात करते हैं, 3 के मतलब यहाँ पर 2, 3 के लिए भाजकता का नियम क्या होता है कि जो भी संख्या होती है, सब संख्या को, जितने भी अंक होते हैं उस अंकों को जोड़ लो, जोड़ने के बाद में अगर वो संख्या 3 से भाजक होती है, ठीक है, तो उस संख्या को हम क्या बोलेंगे, मतलब वो संख्या 3 से भी डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, 3 से भी भाज्य होगी। जैसे यहाँ पर हमारे पास में है कि 3 ले लिया और ये 35 ले लिया। ठीक है, अब इन दोनों संख्या को जोड़ लो, तो 3 + 5, तो ये कितना आया, 3 + 5 8 आ गया ना। तो क्या 8 जो है वो 3 से भाग करने पर पूरी तरह से कट जाता है क्या? नहीं करता ना। तो ये जो 35 है 3 से भाग देने पर वो नहीं कटेगा। ठीक है, वो भाजक नहीं होगा। ठीक है, एक दूसरा केस चेक कर लेते हैं कि जैसे हमारे पास में यहाँ पर 8 है, 87 है। ठीक है, 87 को चेक करेंगे तो दोनों को ऐड कर लो, मतलब जोड़ लो, 8 + 7 करोगे तो कितना आएगा, 8 × 7 = 15। अब ये बताओ क्या 15 3 से भाग देने पे कट जाता है? तो बोलोगे हाँ, 3 × 5 = 15 कट जाता है। तो ये जो 87 है ये भी क्या होगा, 3 से भाग देने पर कट जाएगा। ठीक है, तो ये 3 से क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। समझा? अब देखो 4 के लिए हम कैसे डिवाइड करेंगे, चेक करेंगे 4 के लिए। ठीक है, अब देखो 4 के लिए क्या होता है ना, 4 के लिए भाजकता का जो नियम होता है कि जैसे अगर हमारे पास में कोई भी नंबर है, जैसे ये नंबर ले लिया 742, ठीक है, इसके लास्ट के 2 अंक देखो, आखिरी के 2 अंक देखो, अगर वो 4 से कट जा रहे हैं तो पूरा नंबर भी क्या होगा, 4 से कट जाएगा। ठीक है, तो देखो 42 को 4 से भाग करके देखो, 42 को 4 से भाग करोगे क्या, तो 42 4 × 1 = 4 हो जाएगा, 4 × 1 = 4, तो यहाँ पर 0 2, तो यहाँ पर भी नहीं कट रहा है ना, शेषफल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये संख्या भी क्या होगा, 4 से नहीं कटेगा, मतलब 4 का भाजक नहीं होगा। समझा? अब जैसे एक नंबर और ले लेते हैं, जैसे हमारे पास में यहाँ पर है 712 मान लेते हैं, तो लास्ट के 2 अंक देखो, लास्ट के 2 अंक कितना है, 12 है, तो 12 को आप 4 से भाग करोगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, तो कट जाएगा ना। तो मतलब ये जो पूरा नंबर है 712 है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 4 से भाग देने पर वो कट जाएगा, जब लास्ट के 2 अंक 4 से भाग देने पर कट जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो 4th होता है वो 5 के लिए होता है। ठीक है, 5 के लिए कैसे चेक करेंगे, 5 के लिए जो भी संख्या हुई, ठीक है, किसी भी संख्या के अगर लास्ट में मतलब इकाई का अंक या तो 0 है या 5 है, तो वो संख्या भी क्या होगा, 0, वो संख्या 5 से भाजक होगा। जैसे यहाँ पर 5 ले लिया, 55 ले लिया, तो 55 का इकाई का अंक कितना है, 5 है ना, तो अगर ये 5 हो रहा है या फिर 0 आ रहा है तो पूरी संख्या क्या होगा, 5 से भाजक होगा। जैसे आप यहाँ पे ले 750 मतलब 750, तो लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 0 भी यहाँ पर है, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 5 से भाज्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद में हम 5th नंबर बात करते हैं। 6 के लिए भाजकता का नियम क्या होता है, 6 के लिए क्या होता है कि जो भी संख्या 2 से भाजक होंगी और 3 से भाजक होंगी, मतलब 2 से भी भाजक होना चाहिए और 3 से भी भाजक होना चाहिए, तो वो संख्या क्या होंगे, 6 से भी भाजक होगा। ठीक है, देखो 2 से चेक करने के लिए यहाँ पर हमने ऊपर डिस्कस किया 2 से कैसे चेक करेंगे, और 3 के लिए भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। दोनों को जोड़ दोगे, जोड़ने के बाद में अगर 3 से कट जाता है तो वो 3 से भाजक होगा। ठीक है, जब 2 और 3 से भाजक होगा तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 6 से भी भाजक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमारा 7 से चेक करेंगे। 7 के लिए क्या होता है, देखो 7 के लिए भाजकता का नियम क्या बोलता है, देखो 7 के लिए ये बोलता है, अभी यहाँ पर एक समझ जाओगे, जैसे कि हमारे पास में एक नंबर है 3 4 5 5, ठीक है,
इस नंबर को चेक करना कि क्या ये नंबर 7 से भाजक होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना, जो लास्ट का आखिरी का इकाई का अंक होता है उसमें 2 से गुणा कर देना। ठीक है, मतलब यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 5 है, उसको 2 से गुणा कर देना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब जो अंक बचा है, मतलब देखो इसको गुणा करने के बाद में ये बचा ना 345 बचा, 345 में से इस 10 को निकाल देना। ठीक है, 10 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 335 आएगा। ठीक है, अब 335 अभी तो बहुत बड़ा है ना, मतलब अभी भी बड़ा है, तो अभी भी कैसे चेक करेंगे, फिर से इकाई का जो अंक है, जब फिर से इकाई का अंक कितना है, 5 है। अब 5 को हम 2 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो देखो अब इसमें तो जो ये 5 था इसमें हमने गुणा कर दिया ना, बचा कितना, 33 बचा है ना, तो 33 में से इस बार 10 को निकाल दो, जो ये वाला 10 नहीं आया इसको निकाल दो, तो ये कितना आएगा, 33 में से 23 आएगा ना, 23 आएगा। जब ये 23 आएगा तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ये 7 से क्या डिविजिबल होगा क्या, 23, 7 त्रिक तो 21 होता है ना, तो ये 7 से भाजक नहीं होगा ना। तो इस तरह से हम 7 के लिए चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि जैसे 117 मान लेते हैं, 117 नहीं, एक कोई भी नंबर ले लो, 126 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं क्या ये 7 से भाजक होगा कि नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले इकाई का अंक कितना, 6 है, 6 को गुणा कर दो, किससे गुणा करोगे, 2 से, तो ये कितना आ जाएगा, 12, और यहाँ पर कितना आया, 12 आया। तो देखो 12 में से इस 12 को निकाल दो, तो यहाँ पर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब 0 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, 7 से डिविजिबल है, 7 से भागफल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो। ठीक है, अब देखो 8 के लिए जब हम बात करेंगे, 8 के भाजकता का नियम क्या बोलता है कि अगर कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पर हमने लिखा 8 5 3 2 1 6 लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कैसे चेक करना है कि लास्ट के आखिरी के 3 अंक देखना, 3 अंक देखना, अगर ये 3 अंक 8 से कट जाते हैं तो पूरा संख्या भी क्या होगा, वो 8 से कट जाएगा। मतलब 8, मतलब यहाँ पर कितना, लास्ट के 3 अंक कितना है, 216 है ना, तो 216 को 8 से भाग कर दो, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। देखो 21 में से 16 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 6, और 8 सत्ते 56 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कट गया ना। जब लास्ट के 3 अंक भाग देने पे कट जाएंगे तो ये भी पूरा संख्या भी 8 से भाग देने पे कट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये संख्या क्या होगा, 8 से भाजक होगा। ठीक है, और 9 के लिए कैसे चेक करेंगे, 9 के लिए भाजकता का नियम क्या बोलता है कि जैसे 3 के लिए था, 3 के लिए हमने क्या किया था, सब नंबर को जोड़ा, जोड़ने के बाद में अगर वो 3 से कट जा रहा था तो क्या होता था, वो 3 से भाजक होता था। तो 9 के लिए भी वही है कि सब संख्या को जोड़ना, जोड़ने के बाद में अगर वो 9 से कट जाएगा तो वो संख्या, पूरी संख्या भी 9 से भाजक होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप मान लेते हैं कि 7 to 9 है। ठीक है, अब इन तीनों संख्या को जोड़ लो, मतलब 7 + 2 + 9, तो देखो 7 2 9 और 9 9 18। अब बताओ 18 क्या 9 से कटेगा क्या, तो बोलोगे हाँ, 9 दूनी 18 होता है, तो ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। ठीक है, और 10 के लिए क्या होता है, 10 के लिए सिंपल सा होता है। देखो 10 के लिए क्या होता है ना, जिसमें इकाई का अंक 0 हो वो संख्या 10 से कट जाएगा। ठीक है, लास्ट में 0 आना चाहिए, जैसे 5 2 7 0 हो गया, तो लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा, तो ये भी संख्या क्या होते हैं, 10 से कट जाएंगे। ठीक है, और एक लास्ट में बचा है 11 के लिए क्या होता है, 11 के लिए हमारा भाजकता का नियम ये बोलता है कि जैसे हमारे पास में यहाँ पर 2 3 5 6 8 9 1 है। ठीक है, 1। अब देखो इसमें क्या करना कि आप इकाई के, मतलब जो हमारा सम संख्या का योग होगा और प्लस विषम संख्या का योग होगा, दोनों को घटा देना। घटाने के बाद में या अगर 0 आ रहा है या फिर 11 के टेबल में आ रहा है या 11 से कट जा रहा है तो पूरी संख्या भी क्या होगा, 11 से भाजक होगा। अब जिसे देखो इसमें विषम संख्या कितना है, 1 2 और 3 है ना, तो इन तीनों को ऐड कर लो, मतलब 3 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 3 6 8, मतलब जो
विषम संख्या के स्थान पर होगा वो संख्या का योगफल, और जो सम संख्या के स्थान पर होगा उसका योगफल अगर 0 आता है या फिर 11 के टेबल में आता है तो वो संख्या भी क्या होगा, 11 से कट जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने ऐड कर लेते तो कितना आएगा, 6 3 9 हो गया, 9 8 17 हो गया। ठीक है, अब सम संख्या वाला देखो, सम संख्या ये रहा 2 और ये रहा और ये रहा ना। अब इसको लिख लेंगे तो 5 + 7, तो 5 + 7 + 1, ठीक है, कितना आएगा, 7 5 12 और 12 एक 13 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों को घटा दो, घटाने के बाद में कितना आएगा, 4 आएगा ना। तो ये जो 4 आया है ये 11 से तो नहीं कटता ना, तो ये पूरी संख्या भी क्या होगा, 11 से नहीं कटेगा। अगर यहाँ पर 0 आ जाता, घटाने के बाद में 0 आता या फिर 11 से कट जाता, ठीक है, वो संख्या जिसे यहाँ पर सपोज घटाने के बाद में 22 आ गया तो वो भी संख्या क्या होता, 11 से कट जाता, 11 से भाजक होता। ठीक है, या फिर 0 आता तब भी 11 से भाजक होगा, बट यहाँ पर 4 आ रहा है तो ये भाजक नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा भाजकता का नियम। बस इतना हमारा 11 तक ही इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ टर्म देखो कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होता है। तो देखो फार्मूला होता है n+1/2 होता है। मतलब अगर जैसे आपको 1 से लेके 10 तक सभी संख्याओं को जोड़ना है, ठीक है, 1 से लेके 10 तक सभी संख्याओं को जोड़ना है तो कितना होगा, तो आप सिंपल सा क्या करना है, n की वैल्यू मतलब जो लास्ट में होगा n बराबर क्या मान लोगे, 10 मान लोगे और यहाँ पर लिख दोगे n की वैल्यू, इसी में लिख के सॉल्व करोगे। तो देखो 10 और ब्रैकेट में 10 + 1, तो 10 और ब्रैकेट में 10 + 1 और /2 करोगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10, ठीक है, और 10 11 हो जाएगा और बटा 2, तो 2 पंचे 10, तो 11 पचे 55। मतलब जब आप 1 से लेके 10 तक प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ोगे तो वहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 55 मिलेगा। ठीक है, अब देखो सम संख्याओं का योगफल कितना होता है, सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, सम प्राकृतिक वो लिख लो। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होता है, n+2 1 होता है। ठीक है, मतलब जिसे आप 2 4 6 8 और यहाँ पर 10, ठीक है, ऐसे जब जोड़ोगे कहाँ तक, सम संख्याओं को, मतलब मान लो 50 तक जब लिखोगे, ठीक है, जब सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो आप इसी में फार्मूले में लिख देना। ठीक है, और n की वैल्यू कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 50 हो जाएगा लास्ट वाला। ठीक है, तो आप इसमें लिख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जोड़ के बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में जैसे सम आप विषम संख्याओं का योगफल कितना होता है, विषम संख्याओं का योगफल कितना होता है, जैसे 1 3 5 और 9, इनका जो योगफल होगा, मतलब सबको जब जोड़ोगे विषम संख्याओं का तो ये कितना होता है, n² होता है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ से याद कर सकते हो, इसमें हम आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो आपका डाउट वहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और देखो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, मतलब वर्गों का योगफल क्या हो जाएगा, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे रहेगा n तक, मतलब कहीं पर भी स्टॉप हो सकता है। तो उसका जो वर्गों का योगफल होता है वो कितना होता है, n+1 ब्रैकेट में 2n+1/6 होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले में पुट कर सकते हैं। और m प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होता है, 2n और ब्रैकेट में n+1 और ब्रैकेट में 2n+1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें मतलब क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो इस फार्मूले में हम यहाँ पर निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, घनों का योगफल मतलब जैसे 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो उसका फार्मूला क्या होगा, n+1/2, मतलब जो ये वाला टर्म नहीं है इसी का स्क्वायर कर दो। ठीक है, इसी फार्मूले का स्क्वायर कर दो तो हमें घनों का योग मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर n की वैल्यू कितना होगा, जो ये लास्ट वाला टर्म होगा, जिसे हमें 4 तक का ही चाहिए ना, कि 1 का क्यूब और 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन ना, तो n की जगह पर क्या लिखोगे आप, 4 लिख दोगे। ठीक है, जिसे अब इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, 4 हो जाएगा और 4 + 1 तो 5 हो जाएगा और बटा 2 और इसका स्क्वायर, इसका वर्ग, देखो 2 दूना 4 हो गया
और 2 पंचे 10, ठीक है, 10 उसका स्क्वायर है ना, उसका वर्ग है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आप 1 से लेके 4 तक सबका घन कर रहे हो और सबको जोड़ रहे हो तो वो कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, आप चेक करके भी देख सकते हो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो एक समांतर श्रेणी जानो, समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी ये होता है ना कि एक हमारे पास में श्रेणी होता है, मतलब एक बोल सकते हो कि जैसे 5, 10, 15 और 20 एंड 25, मतलब इस तरह से कोई भी श्रेणी होगा। ठीक है, अगर उनके बीच का जो सबका अंतर है वो सेम सेम आ रहा है, देखो 10 में से 5 जाएगा 5 आएगा, 15 में से 10 जाएगा 5 आएगा, 20 में से 15 जाएगा तो 5 आएगा। अगर सबका अंतर सेम आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो समांतर श्रेणी में होता है। ठीक है, समांतर श्रेणी में होता है। जैसे यहाँ पर कितने पद दिए हैं, 1 2 3 4 5। अगर मैं, ये 5वां पद है, ठीक है, 5वां पद है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इसका 25वां पद कितना होगा, 25वां पद, तो आप पूरा ऐसे लिखोगे ना, 25 तक जो आएगा वही बोलोगे, लेकिन वैसा लिखना नहीं है। उसके लिए एक फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है Tn इज इक्वल टू E प्लस n-1 इंटू डी। अब n क्या होता है मैं सब बताऊंगा। देखो मतलब जो पद हमें चाहिए, मतलब 25वां पद चाहिए ना, तो यहाँ पर n की जगह पर 25 लिख दो। ठीक है, मतलब जब हमें पद चाहिए तो n की जगह पर आप क्या लिखोगे, 25 लिखोगे। और a मतलब क्या होता है, पहला टर्म कितना है, यहाँ पर 5 है। जो भी हमारे पास में श्रेणी होगा उसका पहला पद लेना। ये कब के लिए है, जब श्रेणी समांतर में हो। ठीक है, और d क्या होता है, दोनों का अंतर, मतलब d अंतर कितना आ रहा है, सबका अंतर सब में सेम आ रहा है ना, बराबर आ रहा है, और वो कितना आ रहा है, वो 5 आ रहा है, तो d बराबर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर 5 लिखोगे। ठीक है, तो बस इसे में पुट कर दो, तो a का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। और प्लस n मतलब हमें कौन सा टर्म चाहिए, 25वां चाहिए ना, तो 25 और -1 लिखोगे, -1। और d की वैल्यू कितना है, 5 है, तो यहाँ पर 5 कर लो। ठीक है, तो 5 हो गया, और प्लस 25 -1 कितना होगा, 24 हो जाएगा, और गुणे 5। ठीक है, तो 5 प्लस 24 पंचे कितना होता है, 120 होता है, और इसको लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 125 आ जाएगा। तो मतलब जो 25वां टर्म होगा वो 125 होगा। ठीक है, तो आपको मेन फार्मूला ये याद रखना है। ठीक है, ये आप तब यूज़ कर सकते हो जब जो श्रेणी होगा वो समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है, अब मैंने बताया कैसे चेक कर सकते हैं ना, सब में अंतर अगर सेम आ रहा है तो श्रेणी क्या होगा, समांतर श्रेणी में हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर भिन्न रूप, मतलब हम किसी भी संख्या को भिन्न रूप में कैसे लिख सकते हैं। ये तो दशमलव रूप लिखा है ना, अब बताओ x को हम क्या लिख सकते हैं, 0.x को हम लिख सकते हैं कि देखो यहाँ पर एक प्लेस पे है ना, तो क्या लिख सकते हैं, x/10 कर देना, सिंपल सी बात। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पर रहेगा 0.6 है, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6/10 लिख सकते हैं। अगर हमारे पास में ऐसा होगा कि 0.5 और 7 है, तो क्या लिख सकते हैं, 57 बटा कितने स्थान पर है, 1 2, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी आप बता सकते हो कितना हो जाएगा, जैसे 0.xy है तो 2 प्लेस है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो, x/xy/100 लिख सकते हो। ठीक है, अगर 3 प्लेस पे होगा, जैसे मान लो कि हमारे पास में है 0.xyz है, तो इसको क्या लिखोगे, xyz/1000 लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, 671 लिखोगे। ठीक है, इसको हमें भिन्न रूप में ही लिखना है, तो क्या हो जाएगा, 671 बटा 1000। देखो 1 2 3 है, 3 के लिए क्या होगा, 3 0 हो जाएगा, तो 1/1000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो जैसे अगर हमारे पास में x बार आ रहा है, ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, x बार के लिए हम क्या करेंगे, मतलब ये टर्म क्या होगा हमारे पास में, ये रिपीट होता रहेगा ना। ठीक है, तो देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि इसको y मान लेते हैं। ठीक है, y बराबर, या y मत मानो, ठीक है, सिंपल सा इसको लिखो। ठीक है, x बार है 0.x बार, x बार का मतलब ये होता है ना कि ये रिपीट होगा, मतलब आवर्ती दशमलव प्रसार वाला। ठीक है, मतलब ऐसा आता रहेगा। ठीक है, अब देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आप इसको
ए मान लो, ठीक है, क्या मानोगे, ए मानोगे, जैसे ए इज इक्वल टू यहाँ पर है 0.x है और 0.x ऐसे आ रहा है ना। अब दोनों साइड में 10 से गुणा कर दो, जब 10 से गुणा करोगे तो 10 ए हो जाएगा। अब देखो जब 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ पर चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा x दशमलव x एंड सो ऑन, ऐसे होता रहेगा, ठीक है। अब इसको लिख सकते हो 10a x प्लस 0.x ऐसे आता रहेगा। अब देखो 0.xx की वैल्यू कितना है, इसकी वैल्यू तो है a है ना, तो यहाँ पर लिखोगे ये तो 10a रहेगा बराबर x, और यहाँ पर क्या लिखोगे, a लिखोगे ना, इसकी वैल्यू कितना था, इसका मान कितना था, a था ना यहाँ से, तो आप यहाँ से a लिख दो, ठीक है। अब a को इधर लेके आओगे तो ये घट जाएगा, मतलब 10a में से एक a निकल जाएगा, तो कितना आएगा, 9a आएगा, ठीक है। तो 9a बराबर x, ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, x/9, ठीक है। ये समझाने का मतलब है मेरा, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर एक नंबर है, अब आप खुद से बता सकते हो कि जैसे यहाँ पर 0.6 इस तरह से आ रहा है, 6 आ रहा है और ऐसे बार दिया है, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, भिन्न के रूप में। देखो इस वाले को कंपेयर करो, जब भी हमारे पास में x बार था तो हमने क्या लिखा, x/9 लिखा है ना, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 6/9 लिखोगे, बस हो गया भिन्न रूप, ठीक है। ये समझाने का मतलब था, ठीक है। अब हम डायरेक्टली करेंगे, जैसे हमारे पास में यहाँ पर एक और देख लो, जैसे यहाँ पर दिया कि 0.9 बार दे दिया, ठीक है। अब इसको दशमलव के रूप में हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, तो क्या होता था x/9, तो x मतलब 9 हो गया, 9/9 दैट इज 1 आ जाएगा, ठीक है, मतलब 9 1 के 9, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो समझा। अब देखो सेकेंड वाले के लिए आप बता सकते हो ना, सेकेंड वाले के लिए कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 2 अंक आ गया ना, तो बस घबराना नहीं है। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली फार्मूला लिखेंगे, तो आप इसको भिन्न के रूप में इस तरह से लिख सकते हो, भिन्न रूप में x y, और 2 नंबर है तो इसके लिए 99 कर दो, बस हो गया, कहानी खत्म, समझा। अब जैसे यहाँ पर आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे हमारे पास में यहाँ पर है 6 मतलब 3 6 मान लेते हैं, ऐसे ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, इस पे बार है, तो आप इसको भिन्न रूप में कैसे लिखोगे, 36 लिख देना और अपॉन नीचे 9 कर देना, ठीक है। तो ये भिन्न रूप हो गया। हाँ, अगर कट रहा है तो आप काट भी सकते हो, क्योंकि आपको आंसर से मतलब है, ठीक है। अगर आपका आंसर ऑप्शन में है, विकल्प में दिया है, तो आप काट करके भी लिख सकते हो। अगर इस तरह से भी दिया है तो आप डायरेक्टली यही वैल्यू आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये फार्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस केस के लिए और नॉर्मल के लिए तो हम तो ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जब इस तरह का केस होगा तो फिर हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है कि 0.x y बार है, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा, देखो मैं सिर्फ फार्मूला लिख रहा हूँ, फार्मूला लिख के आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसका प्रूफ यहाँ पर इस तरह से हम निकाल सकते हैं, बट प्रूफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप फार्मूला लर्न करो, ये इजी हो जाएगा। क्वेश्चन देखने के बाद में ना आप 2 सेकंड में आप बता सकते हो कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो भिन्न रूप होगा, यहाँ पे लिखोगे भिन्न रूप, ठीक है। तो देखो भिन्न रूप के लिए आप ये लिखोगे xy माइनस x/90 कर देना, बस हो गया, कहानी खत्म, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल देखो कि जैसे हमारे पास में यहाँ पर है 0.58 पे बार लगा है, ठीक है, 58 पे बार लगा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये 8 जो है रिपीट हुआ है, मतलब ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसको हम इसी फार्मूले में पुट कर देते हैं, तो पहले एक्स वाई लिखोगे, एक्स वाई कितना है, एक्स वाई 5 पे 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर भिन्न जो रूप होगा, भिन्न रूप एक्स वाई मतलब 58 हो जाएगा। 58 में से x को घटा देना है, मतलब जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 5 के ऊपर बार नहीं है ना, तो 5 को घटा दो, ठीक है, और बटा 90 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 58 में से 5 जाएगा तो 53 हो जाएगा, 53/90, ठीक है, ये हो गया, समझा। अब देखो इस क्वेश्चन में भी कैसे होगा, सेम यहाँ पर भी वही करना है। इसका जो भिन्न रूप होगा, भिन्न रूप, ठीक है, तो भिन्न रूप यहाँ पर कैसे लिखोगे, यहाँ पर सेम लिखना, एक्स वाई जेड कर देना इस बार, और माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा देना, मतलब x को घटा देना, और बटा इस बार 3 डिजिट के लिए 990 लिखना, ठीक है। तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
लर्न करना है एक्स वाई जेड में से जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा देना और नीचे 990 कर देना। ये 3 अंक के लिए है, जब 3 अंक दिया है, और ये 2 अंक के लिए। ठीक है, तो फटाफट आप ये क्वेश्चन को फटाफट बताओ। ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो विद इन 2 सेकंड के अंदर इसका क्या हो जाएगा। तो देखो सिंपल सा, ठीक है, पहले खुद सॉल्व करो, उसके बाद में मैं बता देता हूँ। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर 5 8 5 8 5 8 रिपीट हो रहा है ना, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, मतलब 0.358 के ऊपर बार लगा दो। अब देखो इसका वाला कौन सा फार्मूला है, ये थर्ड वाला ना, इस वाले रूप का है कि नहीं है, बोलो हाँ। मतलब इसका ये वाला फार्मूला है ना 0.xyz, मतलब इसका बार। तो इसके लिए भिन्न रूप क्या होता था बताओ, भिन्न रूप। तो इसके लिए भिन्न रूप होता था एक्स वाई जेड में से हम x को निकाल देते थे जिसके ऊपर बार नहीं है और नीचे 990। ठीक है, अब बताओ एक्स वाई जेड कितना है, 358 है। 358 में से x को निकाल देंगे, x मतलब 3 को निकाल दो और नीचे 990 कर दो। ठीक है, अब बताओ 358 में से 3 को निकालेंगे तो कितना आएगा, 355 आ जाएगा। अब 355 बटा 990, तो क्या ऑप्शन में है क्या कोई, यस आपका भी ऑप्शन इतना आया क्या, अगर आया होगा तो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अगर समझ में आ रहा है ना आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। हम ऐसे बहुत सारे टॉपिक पे लेके आते रहेंगे यूपी पुलिस के लिए, जितने भी हमारा उसमें सिलेबस में है सब एक अच्छी वे में रिवीजन करेंगे। ठीक है, और डेली कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन पूछा है कि 750 तक कितनी संख्याएं जो 3 और 5 से भाज्य हैं। 750 तक जो 3 से भी भाज्य हो और 5 से भाज्य हो। देखो हमने यहाँ पर इसके पहले वाले में भाजकता के जब नियम पढ़ा था, 3 से भाजक कौन सी संख्या होती थी, 3 से जिसका जोड़ने पर अगर 3 के टेबल में आ रहा तो 3 से भागफल भाज्य होते थे ना। 5 के लिए क्या होता था, जो भी संख्या के आखिरी में अगर 5 आ रहा है या फिर 0 आ रहा है तो वो संख्या 5 से भाज्य होती थी। ठीक है, अब ये बताओ स्टार्टिंग में कौन सा संख्या जो 3 से भाज्य है और 5 से भाज्य है, आप बताओ प्राकृतिक संख्या कौन सा है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर 15 है ना, क्योंकि देखो 3 5 15 और 5 3 आई 15, तो मतलब हमारा नंबर कितना आ गया 15। ठीक है, फिर दूसरा संख्या कौन सा होगा, आप बताओ सोचो, दूसरा संख्या कौन सा होगा जो 3 से भी भागफल 3 से भी भाज्य हो और 5 से भाज्य हो, सोच लिया कितना होगा, तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में कौन सा संख्या होगा जो 3 से होगा और 5 से होगा, मतलब आप 15 का टेबल लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पर 45 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाला संख्या कितना है 750। अब बताओ 750 क्या ये 15 से भाज्य होगा कि नहीं होगा, तो 15 5 75 बोलोगे हाँ। तो मतलब बताना कितनी संख्याएं ऐसी होंगी। अब ये देखो 15 और 30 में कितने का अंतर है, तो बोलोगे 15 का अंतर है। और 30 और 45 में कितने का अंतर है, इसमें भी 15 का अंतर है। और 750 मतलब ये हमें टर्म दिया है, 750 मतलब ये लास्ट वाला टर्म दिया है। ठीक है, 750। ठीक है, अब देखो ये सीक्वेंस जो दिया है श्रेणी किस में दिया है, अर्थमेटिक मतलब समांतर श्रेणी में दिया है ना। समांतर श्रेणी देखो हमने यहाँ पर जब डिस्कस किए थे ना समांतर श्रेणी, और यहाँ पर टी एन की वैल्यू कितना दिया है 750 दिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे जो गिवन है, मतलब पहला पद कितना दिया है 15 दिया है। ठीक है, और दोनों का अंतर कितना दिया है 15, ये भी दिया है। ठीक है, और इसमें हमें ये नहीं पता ना कितने टर्म होंगे, मतलब एन की वैल्यू हमें निकालना है कितना होगा। ठीक है, और लास्ट वाला टर्म मतलब टी एन टर्म दिया है कितना है 750 से। ठीक है, तो बस हमारा फार्मूला क्या होता था, टी एन बराबर ए प्लस एन, एन मतलब एन माइनस 1 हो जाएगा और इंटू डी। अब देखो टी एन की वैल्यू कितना दिया है 750 दिया है। ठीक है, बराबर ए की वैल्यू कितना है 15 है, तो 15 पद लिखोगे प्लस एन मतलब एन की वैल्यू हम निकालना है, एन का मान निकालेंगे, जो भी आएगा वही नंबर ऑफ संख्या हो जाएगा। ठीक है, वही संख्याएं हो जाएंगी जो 750 से भाज्य हैं। ठीक है, देखो इसके बाद में एन की वैल्यू एन लिखोगे -1, और यहाँ पर डी की वैल्यू डी कितना था 15 था। ठीक है, अब देखो ये वाला जो 15 है, 15 इधर आएगा तो घट जाएगा, 750 -15 लिखोगे बराबर
n-1 और इंटू 15। अब इसमें घटाओगे तो कितना आएगा, बोलो 735 आएगा। ठीक है, और ये 15 यहाँ पर गुणा में है ना, तो नीचे आएगा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, n-1। अब देखो इसको 15 से भाग कर दो, तो भाग करोगे कितना आएगा, देखो 735 भागे 15, तो 15 चौका 60 हो गया। ये 3 लिखोगे और यहाँ पर 7 - 6 1 आ जाएगा, और ये 5। देखो 15 नवैया कितना होता है, 135 होता है, तो ये कट गया ना, तो मतलब कितना गया, 49 आ गया। यहाँ पर लिखोगे 49। ठीक है, 49 आ गया। और यहाँ पर कितना आ गया, 49, तो 49 बराबर n-1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि -1 है ना, इस ये इधर आएगा तो 49 में ऐड हो जाएगा ना, 49 में जोड़ दोगे 1, तो n बराबर, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, अच्छा 50 ऑप्शन में नहीं है ना, ठीक है, तो यहाँ पर एक संख्या का हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा एक। ठीक है, यहाँ पर 50 आएगा, ये बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया है। ठीक है, कोई नहीं, तो संख्या कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये बताना है कि जो 3 और वर्गमूल 16 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अभाज्य संख्या है, काल्पनिक संख्या है और पूर्णांक है। ठीक है, तो पहले आप बताओ, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, देखो वीडियो को पॉज कर सकते हो, उसके बाद में आप बता सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखोगे 3 है और वर्गमूल 16 है, तो 3 लिखोगे, 16 का वर्गमूल कितना होता है, बोलोगे 4, तो 3 चौक कितना होता है, 12। अब बताओ 12 क्या है, अपरिमेय संख्या है, नहीं, परिमेय संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या है, नहीं, ये 12 क्या होता है, भाज्य होता है ना, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, ये सब भाज्य संख्या है। काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या भी नहीं है। काल्पनिक संख्या क्या होता है, जिसके अंदर वर्गमूल के अंदर माइनस आता था ना, माइनस आता था, वो क्या होता था, काल्पनिक संख्या होता था। ठीक है, तो उस टाइप का भी नहीं है, तो ये भी गलत होगा। पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता था कि -इनफाइनाइट से लेके धन इनफाइनाइट तक जितने भी संख्या होते थे इनके बीच के, वो संख्या क्या होता था, पूर्णांक होता था। ठीक है, तो 12 क्या होगा, एक पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताओ। देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 9 9 9 9 9। ठीक है, अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, 1 0 0 0। 4 अंक हुआ कि नहीं हुआ, 1 2 3 4। अब इनका अंतर पूछा, मतलब घटा दो, तो कितना आएगा, 9, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 1 गया 8 हो गया, और 9 यहाँ पर 9 आ गया, तो 9 8 9 9 9 8 9 9। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बताना है कि 6 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, 6 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग और 11 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, बोलोगे 1000 होता है ना, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो बताओ इसमें 6 से कौन सा संख्या जो होगा वो विभाज्य होगा, मतलब जो 6 से विभाज्य हो। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी, तो आप 6 से भाग करके देख सकते हो ना, आप इसको 6 से भाग करो, तो 6 से भाग करोगे 1000 में कितना आएगा, तो देखो 6 के 6 आएगा, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पर 0 लिखा, तो 6 छवा का 36 हो गया, 36, तो यहाँ पर 40 में से 36 जाएगा, 4 बचेगा, और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 36, तो ये कितना हो जाएगा, 36 मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हम इसमें 4 बच रहा है ना, अगर हम इसमें 2 जोड़ देते हैं, मतलब इसमें अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो ये 6 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6 के 6 मतलब 1002। अब देखो ये क्या 6 से भाग देने पर भाग होगा क्या, तो देखो 6 से कर लो, तो 6 के 6। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा, और यहाँ पर 0 लिखोगे,
ठीक है, तो छछवा का 36, 36 लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 4 आ गया, और यहाँ पर 2, और 6 सत्ते 42। ठीक है, तो ये कितना आ गया 42, मतलब कट गया। ठीक है, तो हमारा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 6 से भाज्य होगी वो कितना आएगा, इतना आएगा, मतलब आएगा 1002। ठीक है, इसके अंकों का योगफल, मतलब अंकों का योगफल मतलब सबको ऐड कर लो, 1 + 0 + 0 + 2, तो जब सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, मतलब 1003 आ जाएगा ना। ठीक है, ये तो हमें इसका मिल गया 6 अंकों की। अब इसी तरह से 11 अंकों की 11 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या। अब बताओ 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, ये होता है ना 10,000। अब इसको 11 से भाग कर दो, 11 से जब आप भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 11 नवा 99, 11 नवा 99, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 100 में से 99 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर 0 और बढ़ाएंगे और ये वाला भी 0 लिख लेंगे, तो 11 नवा 99। ठीक है, 99, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर 99 लिखो, और यहाँ पर 1 बचेगा ना। ठीक है, क्योंकि 100 में से 99 जाएगा, 1 बचेगा। अब ये बताओ 1 को 11 करने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, मतलब 1 यहाँ पर शेषफल आया, इसको हमें 11 करने के लिए 10 जोड़ना पड़ेगा ना। मतलब अगर ये वाला नंबर होता, अगर हम इसमें 10 जोड़ देते हैं, मतलब जो 10,000 है इसमें अगर हम 10 जोड़ देते हैं तो संख्या क्या होगा, 11 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, मतलब 0 यहाँ पर 1001। ठीक है, अभी यहाँ पर लिखोगे कितना आएगा, 010। ठीक है, अब इसका अंकों का योगफल कर लो, अंकों का योगफल करोगे तो कितना आएगा, 1 धन 0 धन 0 धन 1 धन 0। तो बताओ सबको जब जोड़ोगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो गया। अब इनका गुणनफल, मतलब दोनों का गुणनफल, मतलब 3 और 2 का गुणनफल, 3 और 2 का गुणनफल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, समझा। देखो ये सब जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सब क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आप अच्छे से समझ जाओ, जब अच्छे से आप समझ जाओगे ना तो उसको आप बहुत ही फास्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये संख्या आपको सेम ही बताना है, इसका ऑप्शन बताओ मेरे को कितना होगा। 11 द्वारा विभाज्य सबसे छोटी 4 अंक की संख्या की अंकों का योगफल, और 13 से द्वारा विभाज्य 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का अंकों की योगफल का गुणनफल बताओ। ठीक है, तो आप सेम इसकी तरह से सॉल्व करके आप कमेंट में इसके आंसर को लिख सकते हो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर सिंपल है कि एक्स के बैंक खाते में जमा राशि इतना है। ठीक है, मतलब 1,100 रुपये 82 पैसे हैं। ठीक है, और उसमें से इतने जमा करने पर, मतलब 74 रुपये 35 पैसे जमा करने पर और 50 रुपये निकालने के बाद वह अपने बैंक में जमा राशि में से 5 रुपये की कितनी चॉकलेट खरीद सकता है। ठीक है, देखो सिंपल सा है, यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो उसके बैंक में जो पैसा है इतना है। ठीक है, इसमें उतने जमा कर दिया, कितना, 74 रुपये 35 पैसे और जमा कर दिया। ठीक है, और फिर उसमें से इतना रुपये निकाल लिया, मतलब यहाँ पर माइनस कर दोगे, 50 - 17। ठीक है, माइनस करने के बाद में यहाँ पर, ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा। देखो सबसे पहले इसको जोड़ लो, देखो जब जोड़ोगे ना दशमलव को दशमलव के नीचे, मतलब इस तरह से आप जोड़ोगे। ठीक है, देखो मैं जोड़ना भी सिखा देता हूँ, दशमलव को कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, 3.5, मतलब दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए हमेशा जोड़ने और घटाने के लिए। ठीक है, 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 8 - 3 11 हो गया, दशमलव यहाँ पर लिखा, 11 के 1 आएगा और हासिल 1 बचा ना हमारे पास में। देखो 0 + 4 और 1 हासिल, तो ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 हो गया, और यहाँ पर 1, तो 175.7 मतलब 1 7 हो गया। अब इसमें से आप इसको 50 को घटा दो, तो जब 50 को घटाओगे 50.17 को, देखो यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, यहाँ पर हमने जोड़ा और यहाँ पर घटाया, तो देखो ये 17 मतलब जो 1 7 है, 1 7 7 में से 7 गया 0 हो गया, 1 में से 1 गया 0।
ठीक है। अब 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, और 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, और एक लिखोगे तो 125 आ गया। कितना आ गया? 125। ठीक है। अब ये बताओ 125, अब देखो 5 रुपये की कितनी चॉकलेट खरीद सकता है, मतलब एक चॉकलेट का रुपया कितना, एक चॉकलेट का कितना प्राइस है? 5 रुपये है, तो 125 में कितने चॉकलेट आएंगे ना। तो देखो 125 को आप 5 से भाग कर देना, ठीक है। भाग करोगे कितना आएगा? 25 आएगा, ठीक है। तो 25 चॉकलेट खरीद सकता है, तो ऑप्शन जो थर्ड वाला होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर बताना कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है तो कौन सा संख्या होता है? मतलब सह अभाज्य, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो हम सबको चेक कर लेते हैं कि क्या ये नंबर जो है वो डिविजिबल है कि नहीं है। मतलब 3 से 4 से 5 से 7 से करके देख लेते हैं, एटलीस्ट 10 तक करके देखते हैं, ठीक है। अगर कोई डिविजिबल हो जाएगा तो, अगर डिविजिबल हो गया तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। अब देखो पहला कितना है? 103 है, 101 है, ठीक है। तो देखो ये विषम संख्या, सम संख्या नहीं है, तो ये 2 से नहीं होगा। अब 3 से चेक करें, कैसे करेंगे? 3 से चेक करने के लिए हमारे पास में दोनों को जोड़ लो, तो 1 + 1 मतलब पूरे अंक को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा ना। तो 2 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा। 4 का भाजकता का नियम आपको बताया ना, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। 7 से करके देखते हैं। 7 से कैसे करते थे? देखो 1001 है ना, 7 से करने के लिए जो हमारा आखिरी का अंक होता था उसको हम 2 से गुणा करते थे, तो कितना गया? 2, ठीक है। तो देखो जो बचा है कितना बचा है? 100 बचा है। 100 में से हम 2 को घटा देते हैं, तो कितना आएगा? 98, ठीक है। अब 98, तो ये तो हमें पता ना, ये तो 7 से कट जाता ना, 7 से कट जाता ना। 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, या इसको एक बार और चेक कर सकते हो, जिसे यहाँ पर 9 है, ठीक है, ठीक है, या रहने दो, ठीक है, ठीक है। देखो 98, तो हमें पता चल गया कि 14 सत्ते 98 ना। तो ये क्या हो रहा है? 7 से कट रहा है ना। जब 7 से कट रहा है इसका मतलब ये हो गया कि ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो क्या भाज्य संख्या है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या ये नहीं है, ठीक है। बाकी सब अभाज्य संख्या होंगे, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर बताना है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से विभाज्य है। अब बताओ 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? तो आप बोलोगे सर 100 से। 1 2 3, 3 अंकों की संख्या 100 से स्टार्ट हो गई, जो 13 से विभाज्य है। अब बताओ 13 का पहाड़ा पढ़ो कि 3 अंक आना चाहिए। तो देखो 13 सत्ते 91 होता है, 13 अट्ठे कितना होता है? 13 अट्ठे 104 है ना, 13 अट्ठे 104 हो गया। तो ये देखो 13 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ, 13 से विभाज्य होगा ये संख्या 104, क्योंकि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से विभाज्य है, तो 104 हो गया। उसके बाद में 16 से विभाजित किया जाता है। जब इसको बताओ 16 से विभाजित करोगे, 104 को आप 16 से विभाजित करोगे तो शेषफल बताना है। तो देखो 16 छक्का कितना होता है? 96 होता है, ठीक है। अब इसको घटा दो, कितना आएगा? इसको ये कैरी करेगा तो ये 14 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा। तो कितना गया शेषफल? 8 आ गया। तो ऑप्शन 4 क्या होगा? राइट होगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर है कुछ 4 बल्ब कुछ समय के लिए 2 3 4 और 5 मिनट के 4 अलग अलग अंतराल पर जलते हैं। वो रात के 8 बजे एक साथ चालू किए गए थे, तो अगली बार किस समय पर सभी बल्ब एक साथ जलेंगे, ठीक है। जब देखो इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना, तो जो भी टाइम दिया रहता है सबका एलसीएम निकाल लो, ठीक है। एलसीएम निकालोगे कितना आएगा? 2 3 4 और 5, ठीक है। मतलब इनका लासा ले लो, तो लासा कितना हो जाएगा? पहले 2 से भाग करोगे, ठीक है। तो 2 से करोगे कितना आएगा? देखो 2 इक्के 2 तियाँ 2 दूनी 4 2 5, ठीक है। फिर 2 से एक बार और कर लो, तो 2 ये 3 हो गया, 2 इक्के 2 हो जाएगा और 5। इस बार 3 से कर दो, तो देखो जब 3 से आप करोगे ना, तो देखो ये तो 1 सेम रहेगा, 3 इक्के 3, ये 1 आ गया, और ये 1 पहले से ही 1 लिखा,
और 5 नहीं जाएगा तो 5 को हम वैसे लिख देते हैं, ठीक है। अब 5 से निकाल लो तो ये 1 तो सब सेम रहेगा ना, ठीक है। और यहाँ पर 5 1 5, तो सब में एक एक आ गया ना। अब सबको गुणा कर लो तो लासा कितना हो जाएगा, लासा जब आप निकालोगे ना लघुत्तम समापवर्तक, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो देखो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंची 60, मतलब वो 60 मिनट के बाद में, ठीक है, 60 मिनट के बाद में एक साथ फिर से जलेंगे, ठीक है। और 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो 1 घंटा होता है ना, 1 आवर होता है, तो 1 घंटे बाद वो फिर से जलेंगे। तो देखो जब 8 बजे जले थे तो फिर 1 घंटे बाद कितने बजेगा, 9 बजेगा, तो रात के 9 बजे फिर से एक बार वो साथ में जलेंगे, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या में 8 की वृद्धि होने पर यह संख्या 7, 8, 5 और 11 से विभाज्य है। आप इसको सॉल्व करके बताओ कौन संख्या है। देखो इस क्वेश्चन को आप आंसर, ये क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पढ़ के आप फटाफट बता सकते हो। देखो यहाँ पर 7, 8 और 5 से विभाज्य होना चाहिए कौन संख्या में 8 को जोड़ने के बाद में। देखो सबसे सिंपल सा है कि आपको जो भाजकता का नियम बताया था मैंने, 5 से भाजकता वाला नियम मैंने बताया था कि लास्ट में अगर 0 होता है या फिर 5 होता है तो वो जो पूरी संख्या होगा वो 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा ना। तो आप सिंपल सा बता सकते हो लास्ट कौन सी संख्या के लास्ट में 0 या 5 है, इसमें है ना। तो ये संख्या क्या हो जाएगा, ये 7, 8, 5 और 11 से भी भाज्य होगा, ठीक है। बस हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं भाई। देखो 100 को 2 भागों में बांटा गया है, ए और बी में विभाजित किया गया है, ठीक है। अगर ए और बी का व्युत्क्रम का योगफल 100 मतलब 1/24 है तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, ठीक है। देखो 100 को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। मतलब अगर एक भाग को ए है और बी है तो मतलब क्या होगा, ए प्लस बी बराबर 100, ठीक है। 2 भागों में बांटा और दोनों का योगफल कितना आया, 100 आया है, ठीक है। अब एक कंडीशन यहाँ पर ये बोला है कि दोनों के व्युत्क्रमों का योगफल, मतलब व्युत्क्रम क्या होता है, मतलब उसका उल्टा, मतलब 1/a हो जाएगा प्लस 1/b का योगफल कितना है, 1/24 है, तो 1/24 लिख दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के बाद में हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करोगे आप, दोनों का एलसीएम लिखोगे तो एलसीएम कितना आएगा, ए बी आ जाएगा। इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मतलब तिर्यक गुणा कर लो, तो बी और ए मतलब बी प्लस ए आ जाएगा और 1/24 आ गया, ठीक है। अब देखो a प्लस बी या b प्लस ए दोनों सेम हुआ, उसका मान कितना है, 100 है ना। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 100/a b बराबर 1/24, ठीक है। अब फिर से तिर्यक गुणा कर लो, तो देखो ए बी बराबर ए बी को 1 से गुणा करोगे तो ए बी हो जाएगा, क्योंकि ए बी 1 के ए बी, और 100 को 24 से गुणा करोगे कितना आएगा, 24 गुणे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो b है, b बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से b बराबर हम लिख सकते हैं 100 माइनस a लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब a को वहाँ पर भेजोगे, इधर प्लस में है, धन में है, उधर जाएगा ऋण में हो जाएगा, तो b बराबर 100 माइनस a हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 100 माइनस a लिख सकते हो ना, बराबर 24 गुणे 100, ठीक है। अब यहाँ से a से गुणा कर दो, तो देखो जब a से आप गुणा करोगे ना तो 100 a हो जाएगा, माइनस ए को जब ए से गुणा करेंगे तो माइनस ए का वर्ग हो जाएगा ना। देखो ए से ए में गुणा करेंगे तो ए का वर्ग हो जाएगा, बराबर 2400, ठीक है। वो जब 100 से गुणा कर देंगे तो 2400 हो जाएगा, ठीक है। अब सबको उधर लेके जाओ, जब सबको उधर लेके जाएंगे यहाँ पर 0 हो जाएगा, मतलब इधर 0 मिलेगा। अब देखो इसको जब उधर लेके जाएंगे, यहाँ पर माइनस है तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, मतलब a², और इसको 100a को हम यहाँ पर लिखेंगे 100a, इधर प्लस में है और यहाँ पर माइनस a में हो जाएगा, और ये इधर प्लस में है तो यहाँ पर आप प्लस में लिख सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया a² माइनस 100a प्लस 2400 बराबर 0, ठीक है।
2400 बराबर, अब ये क्या बन गया, ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। जब द्विघात समीकरण बन गया तो इसको हम गुणा करके निकाल सकते हैं ना। तो देखो इसको कैसे निकालोगे कि देखो 2400 को दो, देखो जो हमारा 2400 नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर ले लेता हूँ, 2400 जो है इसको दो भाग में तोड़ो कि गुणा करने पर 2400 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 100 आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, देखो -60 हो जाएगा और -40 हो जाएगा। देखो जब दोनों को जोड़ोगे तो -100 आ जाएगा, जब दोनों को जोड़ोगे आप तो -100 आ जाएगा, अब जब दोनों को गुणा करोगे तो -2400 आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, a² -60a -40a और प्लस 2400 बराबर 0। तो देखो a, यहाँ पर a कॉमन कर लो दोनों में से, इसमें से कॉमन कर लो, जब कॉमन करेंगे तो a -60 मिलेगा और यहाँ से -40 कॉमन कर लो तो a -60 मिलेगा बराबर 0। अब ये बताओ यहाँ से a -60 दोनों में है तो फिर से इसको हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ है ना, तो a -60 हो गया, बचा कितना, यहाँ पर a बचा है और यहाँ पर -40 बचा है, तो a -40 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर दो, मतलब a -60 बराबर 0, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा और b बराबर कितना होगा, मतलब यहाँ पर a -40 मतलब a -40 बराबर 0, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 40 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोलो हमें क्या बताना, तो बड़ी संख्या कौन सी है, अब ये बताओ बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, 60 दिख रहा है ना। ठीक है, 60 दिख रहा है, तो जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑप्शन 2 क्या है, राइट है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद में जो हमारा टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे इसी संख्या पद्धति पर। ठीक है, ताकि आपका कोई भी डाउट बचने ना पाए। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन में हम न्यू कॉन्सेप्ट भी सीखते रहेंगे, तो आप जो न्यू कॉन्सेप्ट होगा आप उसको नोट्स भी करते रहना। ठीक है, चलो फिर बाय बाय।